हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशन में। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन और उसके डायमेंशंस के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 12th में है या किसी भी क्लास में किसी भी स्टैंडर्ड में है, अगर उनके पास ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है, बीए प्रोग्राम के हो चाहे पॉलिटिकल ऑनर्स के हो, बीए प्रोग्राम में सेमेस्टर 6 उसमें तो ये पहली यूनिट है, ठीक है। तो एक वीडियो आ चुकी थी उनके लिए जिसमें हमने डिबेट्स के ऊपर डिस्कशन किया था कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या डिबेट्स होती हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और जिनके में ये टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, तो वो आज की वीडियो में आपको कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स आपके इसी चैनल में कवर हो जाते हैं। चलिए ग्लोबलाइजेशन का ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो उसके डायमेंशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल डायमेंशंस हो, चाहे वो कल्चरल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, सारे एस्पेक्ट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो वैश्वीकरण की जो डेफिनेशन है वो तो यही होती है कि भाई फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड थिंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में पूंजी का, लोगों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, इन चीज़ों का प्रवाह, ठीक है, मुक्त प्रवाह बिना किसी रोक टोक के, ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको उसके मीनिंग को डिटेल में समझना है तो जो आपने हमारे पार्ट 1 की वीडियो है उसको देखना है, ठीक है। इस वीडियो हम डायमेंशंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे आर्थिक आयाम की। तो वैश्वीकरण का जो सबसे मेन और महत्वपूर्ण जो आयाम है वो आर्थिक आयाम है। आर्थिक आयाम के अंतर्गत बाजार, निवेश, उत्पादन और पूंजी का प्रवाह ये सब आते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम की ही चर्चा हाइपर ग्लोबलाइजर्स। अब ये क्या है हाइपर ग्लोबलाइजर्स, तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिसमें हमने कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स पे डिस्कशन किया था जो डिबेट्स में इन्वॉल्व होते हैं ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को लेकर, ग्लोबलाइजेशन के नेचर को लेकर, ठीक है। तो उनमें से एक थे हाइपर ग्लोबलाइजर्स जो कहते थे कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड पर। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या उसके पड़े आर्थिक क्षेत्र में, तो पहला है राष्ट्रों के मध्य निर्भरता बढ़ी। बहुत सही बात है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है, व्यापार हमारा बढ़ा है। अब जब व्यापार बढ़ेगा तो राष्ट्रों के मध्य जो संबंध है वो भी तो बढ़ेंगे, क्योंकि जो ट्रेड होता है ग्लोबलाइज इंटरनेशनल लेवल पर वो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में। तो जब कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा तो उनके रिलेशंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके रिलेशन किसी देश से अच्छे नहीं है तो आपका उसके साथ ट्रेड जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा या आप ट्रेड बैरियर्स लगाएंगे उस पर, ठीक है। बट ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉपरेशंस हैं कंट्रीज़ के बीच में वो इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न राज्यों की जनता, व्यापार व सरकार के बीच जुड़ाव भी बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड। जो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन है इसने फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया है, यानी कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। अब मुक्त व्यापार का मतलब क्या है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन के एरा से पहले देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता था उसमें कई सारे बैरियर्स लगते थे। आप कई सारे ट्रेड टैरिफ्स देखेंगे, ठीक है, आयात शुल्क लगते थे, निर्यात पे शुल्क लगता था। मतलब अगर माल आपकी कंट्री में आ रहा है तो उसके ऊपर जो भेज रहा है उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, जो भी ट्रेड बैरियर्स थे या फिर जो भी टैक्सेस थे उनसे छुटकारा मिला है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर, ठीक है। आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो फ्री ट्रेड होता है बिना किसी टैक्स के, ठीक है। धनी निवेशक पूंजी निवेश कर विकासशील देशों में व्यापार में आयात निर्यात पर राष्ट्रों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों व करों में राहत ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया है, ठीक है। अगर आप देखते हैं जिस कंट्री में ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, जहाँ पे कंपल्शंस नहीं लगे होंगे, वहाँ पे आप ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो माल है वो सस्ता बिक सकता है या फिर आपको उस पर ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे देश से व्यापार कर रहे हैं जहाँ आपकी आधी कीमत तो आपको टैक्स देने में ही निकल जाए तो आप क्यों वहाँ पर व्यापार करना चाहेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। थर्ड पॉइंट है पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कारण इंटरनेशनल लेवल पर जो कैपिटल है उसकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ है। जो धनी निवेशक हैं वो पूंजी निवेश कर विकासशील देशों में कई परियोजनाओं को संचालित कर रहे हैं। अब विकासशील देशों में सारे प्रोजेक्ट्स क्यों ज़्यादा लॉन्च होते हैं, बिकॉज आप देखेंगे जो विकासशील कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट का अभाव है, ठीक है। तो जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ डेवलपमेंट के लिए कई सारे राहें हैं,
ठीक है। तो उन मार्गों का फ़ायदा उठाते हुए जो धनी निवेशक होते हैं, यानी कि जो अमीर पूंजीपति होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कुछ शेयर उन इन्वेस्टर्स को मिलता है जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं, और साथ ही साथ जिस नेशन में वो कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस नेशन को डेवलपमेंट के लिए भी रास्ता मिलता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके साथ साथ उसके निवेशकों को भी आर्थिक मुनाफा हो रहा है। कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है, बट उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। फोर्थ पॉइंट है संरचनात्मक विकास, यानी कि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। विदेशी निवेश ने पिछड़े राष्ट्रों में ढांचागत या संरचनात्मक विकास को मजबूत किया है। आप देखेंगे कि कई सारे डैम्स बनते हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट आती है वो फॉरेन कंट्रीज से आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर होती है उसमें, ठीक है। इन निवेशों के द्वारा होने वाले विकास ने पर्यटन के साथ साथ पिछड़े राष्ट्रों की उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। अब कहीं पर आप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी बात है आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे ना जहाँ पर जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हुआ हो। आप ऐसी जगह जाना थोड़ी पसंद करेंगे जहाँ पर लैंडस्लाइड आती हो या फिर सूखा पड़ा हो, जहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जहाँ कोई टूरिज्म के लिए जगह ही नहीं है ना। आप एग्जांपल के लिए दिल्ली में देख ले, पंजाबी बाग में जो भारत दर्शन पार्क बना है उसमें भी कई सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, हालांकि वो एमसीडी के पैसों से बना, बट उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अब कोई भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है ना तो वहाँ पे नए नए रोज़गार जनरेट होते हैं, ठीक है। उसके आसपास आप देखेंगे कई सारे जो आइसक्रीम वाले हैं वो लगा के खड़े होते हैं, तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उनको वो मिली है, ठीक है, उनको अपने पैसे कमाने का जरिया मिला है। और जो आप देखने आएंगे भारत दर्शन पार्क तो उसमें आप क्या देंगे, आप कुछ ना कुछ उसमें टिकट के पैसे देंगे, तो उस टिकट के पैसों से क्या होगा, जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ उसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे पैसा बनता है इसमें, ठीक है, जिससे राष्ट्र विशेष की जनता का जीवन स्तर भी ऊपर उठता है। आसपास आपके अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं या कुछ भी बनता है तो आपको उससे फ़ायदा होगा और आपका जो जीवन स्तर है वही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम कानून। अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया के ने WTO, IMF जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में ये लोग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब चाहे WTO हो, वो ट्रेड बैरियर्स लगाता है, ट्रेड के ऊपर कई सारे लॉज बनाता है, ठीक है, ट्रेड को ईजी बनाता है, ट्रेड बैरियर्स नहीं, ट्रेड को वो ईजी बनाता है, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज़ हैं आपस में ट्रेड कर पाएँ। IMF है, इंटरनेशनल लेवल मॉनेटरीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, मॉनेटरी के रूल्स बनाता है वो। पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कंडीशन होती थी, बट अब क्या है, अब सभी राष्ट्र जो हैं वो कॉपरेशन के थ्रू अपना अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। जो श्रम कानून है उससे जो लोग श्रमिक हैं उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जिसकी लाठी होती थी उसकी भैंस होती थी, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही और पैसा कमा रहा है, गरीब जो होता था वो गरीब होता था, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, अब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कानून बन रहे हैं जिनसे जो श्रमिक हैं वो भी अपना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं, सड़क से उठ के रातों रात अमीर बन रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जब वर्कर्स नए नए आएंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार जो है वो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप ही जनरेट होगी। तो उद्योगों को अस्तित्व में आने का अवसर मिला है वैश्वीकरण के कारण, और बढ़ते औद्योगिकरण ने रोजगार के साधनों को भी बढ़ावा दिया है। और भी आप कई सारे पॉइंट्स हैं जो इनमें लिख सकते हैं, मैंने कुछ ही पॉइंट्स लिखे बिकॉज वीडियो में कोई ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए वो सब आप लिख सकते हैं, जैसे उदार नीतियाँ, कई सारी लिबरल पॉलिसीज़ बन रही है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। उपभोक्ता आधारित बाजार बन रहा है, आपको जो चाहिए वो बाजार में आपको मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग बाजार चलता है। पहले क्या होता था, बाजार के अकॉर्डिंग हम लोगों के सामान की लिस्ट बनती थी, बट अब जो चाहिए वो मिल जाता है बाजार में। निवेशी मुद्रा में वृद्धि, विदेशी मुद्रा में वृद्धि, कई सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो फॉरेन जो करेंसीज है वो इंडिया में वो भी कंट्रीज़ में आ रही है, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं, पेपर मेंशन कर सकते हैं। अब इसके देख लेते हैं हम लोग नकारात्मक प्रभावों को, यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या पढ़े हैं ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमी पर। पहला, कुटीर उद्योगों का पतन। अब कुटीर उद्योगों का सीधा सीधा मतलब है भाई जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबल लेवल पे जो कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबल लेवल पे जो उद्योग हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। चाहे वो मशीनरी के मामले में हो, चाहे वो लेबर के मामले में हो, कहीं भी वो कंपटीशन नहीं कर पा रही। अब जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो जो बढ़ रहा है वो फेमस हो जाएगा, ठीक है, और आप जो डोमेस्टिक लेवल पर कर रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो वैश्वीकरण के कारण जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां अस्तित्व में आती हैं तो वहीं छोटी छोटी देशी कंपनियां लघु एवं कुटीर उद्योग जो हैं वो तकनीक एवं गुणवत्ता की रेस में पिछड़ते हुए समाप्त हो जा रहे हैं। आप देखेंगे कि भाई जो कढ़ाई चल रही है मशीनों से कपड़ों में वो ज़्यादा सटीक हो रही है, ठीक है, ज़्यादा महीन हो रही है, और आप देखेंगे जो आदमी हाथ से कर रहा है उसको ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और उतनी वो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं दे पा रहा है। तो जब टेक्निकल रेस में पीछे हो जाएंगे तो भाई जो उपभोक्ता है उसको क्या चाहिए, उसको सामान अच्छा चाहिए और सस्ता चाहिए,
अच्छा और सस्ता सामान तभी मिल जाएगा जब आपको मशीन से बना सामान मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10 लोगों से बैठा के एक साड़ी बनवा रहे हैं तो उन 10 लोगों की कॉस्ट भी तो उसमें जोड़ोगे, और एक ही मशीन 10 कपड़े बना रही है तो जाहिर सी बात है वो सस्ता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड, बेरोजगारी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उत्पादन की बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अब ह्यूमन्स के मुकाबले मशीनें कर रही हैं। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे देखेंगे जो हमारा मशीनरी सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब जब मशीन्स डेवलप होंगे तो जाहिर सी बात है भाई जो ह्यूमन लेबर्स है उनकी संख्या में कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो आदमी का काम है वो कौन कर रहा है, मशीन। तो आदमियों को रोजगार खा रहे कि नहीं खा रहे। तो इससे क्या कह रहे हैं हम लोग, इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, ठीक है। लोग जो हैं वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड हैं। जिस काम को जहाँ पहले कई लोग मिलकर करते थे उसे आज मशीनें आसानी से और कम समय में कर लेती हैं, ठीक है। उसमें लागत भी कम आती है, कॉस्ट भी कम पड़ती है, तो उसको सस्ते में बेच सकते हैं आप। जिसके कारण विकासशील राष्ट्रों में एक बड़ी जनसंख्या को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे जो विकासशील कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी ना इतना एजुकेशन इतनी इंप्रूव कर पाई है, ना वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर पाई है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादातर भरोसा करते हैं मशीनरी सिस्टम पर। और जब मशीनरी सिस्टम पे आप कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई ह्यूमन लेबर्स की तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो नहीं पाएगी, जिससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो घट रही है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड जो है पक्षपाती कानून। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं ये कुछ छोटी मोटी कुछ मतलब एक दो जो देश है उन्हीं को सिर्फ प्रॉफिट पहुंचा रही है, ठीक है। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े देशों को। जैसे आप देखेंगे IMF, WTO, इन सब की पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ है जिनसे फ़ायदा सिर्फ अमीर देशों को होता है, सिर्फ अमेरिका, यूरोप, इन सब कंट्रीज़ को हो रहा है, ठीक है। उससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये लोग लोन लेंगे तो इनके जो उनका लागत होता है, ब्याज होता है, वो उनको कम दर पर मिल जाता है। बट वहीं कोई गरीब कंट्री लेती है अगर लोन तो उसको इतना भारी ब्याज दे देते हैं ये लोग कि वो चुकाते चुकाते उसका ट्रेजरी सब खत्म हो जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस घोड़े के समान है जिसकी लगाम विकसित देशों के हाथ में। ये कोट मेरा खुद का लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये एक ऐसा घोड़ा बन गए हैं जिसकी लगाम विकसित देशों के पास है, ठीक है। जो डेवलप कर चुके हैं उनके पास है इसकी लगाम। वो जिधर मोड़ेंगे वो घोड़ा उधर ही मुड़ जाता है। वो जो पॉलिसी बनाएंगे वही पॉलिसी ये लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनमें पॉलिसी मेकर्स भी आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज़ के ही हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यही सब की ज़्यादातर आपको लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीपतियों का राज। जाहिर सी बात है जो ग्लोबलाइजेशन है वो लिबरल पॉलिसीज फोकस करती है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का फ़ायदा अपने आप ही उभर कर सामने आ जाता है। वैश्वीकरण के कारण विश्व में पूंजीपति वर्ग का ही लाभ हो रहा है, ऐसे मार्क्सिस्ट थिंकर्स कहते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की सभी शर्तों को पूरा करने में केवल वही सक्षम है। आपको कहीं में इन्वेस्टमेंट करते हो, भाई इन्वेस्टमेंट कोई गरीब आदमी कर पाएगा या फिर अमीर आदमी? जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा है वो उतनी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा और उतना प्रॉफिट कमाएगा। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, वो कौन सी कंपनी खोल पाएगा? तो जाहिर सी बात है जिसमें क्या हो रहा है, जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रमिकों का शोषण, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन। श्रमिकों को अधिक घंटे काम करने में मजबूर किया जाता है। आप देखेंगे कि भाई ओवर टाइम का लालच दिया जाता है, ठीक है, काम ज़्यादा कराया जाता है लोगों से और पैसे कम दिए जाते हैं। आप कहीं भी देख लें बच्चों तक से काम कराया जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं कम पैसे ले लेंगे, तो कम पैसे के लालच में बच्चों से उनकी एक तो उनका बचपन छीना जा रहा है, ऊपर से उनको कम पैसा दिया जा रहा है, फिर ओवर टाइम का लालच देकर काम ज़्यादा करा रहे हैं। प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, उसमें से कुछ शेयर वो दे रहे हैं उसको, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हो लेबर्स को, ठीक है। लेबर से क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। प्रतिस्पर्धा वृद्धि से कंपटीशन बढ़ा है, तो कंपटीशन में तो भाई देखो कंपटीशन में वही खड़ा हो पाएगा ना जिसके पास कुछ होगा। आपके पास कंपटीशन में उतरने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। अब कहीं सिंगिंग का कंपटीशन है तो आपके पास गला भी तो अच्छा होना चाहिए, आपका सुर भी तो होना चाहिए, आप ऐसे ही उतर रहे हो कंपटीशन में। तो ये बात है, ग्लोबल लेवल पर अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपकी जेब में पैसा भी तो होना चाहिए, ठीक है। गरीबी की समस्या बढ़ी है, जाहिर सी बात है भाई ग्लोबलाइजेशन जो है उसने गरीबी में वृद्धि की है, ठीक है। ये बहुत ही सही पॉइंट है। कृषि के लिए कम महत्व, अब एग्रीकल्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ होता जा रहा है। ज़्यादातर जो फोकस है वो इंडस्ट्रीज़ पे है, साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी कि राजनीतिक आयाम। इसके भी सकारात्मक प्रभाव क्या, राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का। तो पहला पॉइंट है राष्ट्र अधिक शक्तिशाली, यानी कि वैश्वीकरण जो है उसने राष्ट्रों को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। सही बात है। आप टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, जो इंफॉर्मेशन है, विचार हैं, वो बहुत तेज़ी से राष्ट्रों की क्षमता बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है।
वह अपने जरूरी कामों जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, इन जैसे कार्यों में पहले से बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो गई है वैश्वीकरण के कारण कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक तो रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। जब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो डिप्लोमेटिक वेज से वो अपने जो बाहरी आक्रमण है या जो वॉर्स हैं उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीज़ हैं वो वॉर में इंक्लूड होना ही नहीं चाहती हैं, इंडल्ज होना ही नहीं चाहती हैं वॉर में, और अगर हो भी जाती हैं तो उनके पास ऐसे ऐसे हथियार बन के आ रहे हैं जो एक सेकंड में पूरी कंट्री तक को तबाह कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो फियर भी है। जो कंट्रीज़ आपस में वॉर नहीं कर रही ना आजकल ज़्यादातर, वो फियर के कारण, बिकॉज उनको पता है कि भाई अगर हमने उन पर बॉम्बिंग की तो वो भी हम पे बॉम्बिंग करेंगे, और हो सकता है वो ऐसे बम छोड़ दें जो हमारी पूरी कंट्री तबाह हो जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि राष्ट्रों को मजबूर होकर आपस में रिलेशंस को अच्छा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है राजनीति अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, राष्ट्रों के मध्य निर्भरता बढ़ी है। सच बात भाई, जो नेशंस हैं उनके बीच में डिपेंडेंसी बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के मध्य आपसी निर्भरता बढ़ी है। कोई भी राष्ट्र अपना आर्थिक नुकसान करके युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता भाई कि हम युद्ध करें। क्यों? अगर वो वॉर करता है तो उसके सामने क्या होगा? उसके सामने कई सारी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। उसको बैन कर दिया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। जो दूसरी कंट्री है वो उसको तबाह कर सकती है। ठीक है, तो खतरा फियर बना हुआ है। कोई भी कंट्री वॉर नहीं करना चाहती है। वो अलग बात है कि भाई अगर आप डेवलप कंट्री है रशिया जैसे, तो आप आसानी से कूद सकते हैं वॉर में। क्यों? आपके पास बैकअप अच्छा है। ठीक है, अगर आप यूक्रेन जैसे डेवलपिंग नेशन है ना, तो आपके लिए भाई वॉर अच्छी नहीं है। ठीक है, तमाम राष्ट्र अपने कूटनीतिक संबंधों द्वारा अपने आपसी विवाद को हल करना चाहते हैं। वो वॉर करना ही नहीं चाहते। डिप्लोमेटिक वेज से वो लोग अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है साझा कार्रवाई। राजनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव के कारण एक राष्ट्र की समस्या सभी राष्ट्र की समस्या बन जाती है। यानी कि अगर किसी एक नेशन में कोई दिक्कत आती है तो वो सिर्फ उस नेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। उस पर डिस्कशन जो होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो समस्या है उसका भी वैश्वीकरण हुआ है। वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, कोरोना, इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए साझा कार्रवाई को प्रोत्साहित किया गया। चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वो कोरोना से लड़ने की समस्या हो, सभी देशों ने क्या किया है? आपस में साझा कार्रवाई के थ्रू एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सभी को लाभ हो। ठीक है, वैक्सीन जैसे इंडिया ने बनाई अगर वैक्सीन, तो ये नहीं कि इंडिया अपने पास ही रखा उसको, उसने ग्लोबल लेवल पर उसको ट्रेड भी किया, दूसरे लोगों को दूसरे देशों में उसने भेजा भी। अब ये क्या है? साझी कार्रवाई है, ताकि अपना भला हो साथ साथ दूसरे का भी भला हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, वयस्क मताधिकार को बढ़ाओ। जाहिर सी बात भाई, जो डेमोक्रेसी है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो डेमोक्रेसी को प्रोत्साहित कर रहा है। और जब डेमोक्रेसी को प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पर जो वयस्क मताधिकार का जो पॉलिसी है उसको उसमें बढ़ावा मिल रहा है। वैश्वीकरण के कारण विश्व को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से शामिल होने का अर्थ समझ में आया है। वैश्वीकरण के कारण ही भाई लोग समझ पाए हैं कि हाँ, हम लोग पॉलिटिक्स में साफ सीधा अपनी इम्प्रूवमेंट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। राजनीति हमारे लिए भी होती है भाई, लोकल आदमी भी राजनीति में घुस सकता है। ये नहीं कि बड़े बड़े राजाओं के बस की है वो। आप देखेंगे निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया के लिए विश्व में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रोत्साहन मिला है। कंट्री समझ चुकी कि भाई अगर हमें इंडिपेंडेंट वोटिंग करानी है तो हमें वयस्क मताधिकार को अपनाना ही पड़ेगा। वयस्क मताधिकार होता क्या है? आपकी एज जो है 18 से ऊपर, मतलब आप एडल्ट हैं। ठीक है, तो एडल्ट होने के नाते आपको बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी रंग भेदभाव के आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र व नागरिक स्वतंत्रता। वैश्वीकरण ने विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया है। वास्तव में वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि विश्व में लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सही बात है भाई, देखो अगर आप लोकतंत्र को देखेंगे ना, अगर आप डेमोक्रेसी को देखेंगे तो इसमें सच में पब्लिक के वेलफेयर की बात होती है, पब्लिक के यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात होती है, लिबर्टी की बात होती है। ठीक है, लोग अच्छे से इसमें जीवन जी सकते हैं। वहीं अगर आप तानाशाही में बात करें, तानाशाही में क्या होता है? एक राजा होता है या फिर एक कोई रूलर होगा उस देश का, वो लोगों के मतलब बोलती बंद करा देता है उन लोगों की। आप कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है? जो किम जोंग उन हमारे भाई साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब इतने वो सख्त हैं कि लोग उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। चाइना का एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर, मतलब राजनीति पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो पहला पॉइंट है राष्ट्र की संप्रभुता में कमी। सच बात है भाई, जो नेशंस है ना, नेशन का मतलब अस्तित्व भी खत्म कर दिया है वैश्वीकरण ने। तो उनकी सॉवरेनिटी रही ही नहीं है।
जो हम कहते हैं ना संविधान में अपने कहते हैं भाई हम संप्रभु हैं, नहीं है भाई संप्रभु। रियल लेवल पर अगर आप देखेंगे ना तो नहीं है संप्रभु। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ग्लोबलाइजेशन के, उसमें क्या हो गया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे ऊपर रूल करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों की संप्रभुता में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नियमित करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अधिक बढ़ी है। ठीक है, नेशन की नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। आप यूएनओ का एग्जांपल ले लें। यूएनओ क्या कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसी गवर्नमेंट उसने स्थापित कर रखी है अपनी कि उसके जो रूल्स नहीं मानता उसको इंटरनेशनल लेवल पे किसका सामना करना पड़ता है, बॉयकॉट का। ठीक है, राष्ट्र राज्यों की भूमिका संप्रभु राज्य को बचाए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन राष्ट्र के रूप में उभरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य में होने वाली राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण वैश्विक एक्टर्स करते हैं। भाई कहाँ पे चुनाव कौन जीतेगा, ये उस राष्ट्र की जनता उसको, मतलब ऐसा नहीं होता कि उस राष्ट्र की जनता चुन रही है भाई, वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस होता है। आप यूके के पीएम का एग्जांपल ले लें, जो ऋषि सुनाक हैं, वो क्यों जीते? क्योंकि उनको इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट था। ठीक है, उनको कई सारे अमेरिका के लोगों ने सपोर्ट किया, इंडिया के लोग तो उनके साथ थे, भाई इंडियन अपना बंदा है तो उससे लगाव था। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तो यहाँ के लोग वहाँ ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड के लोग का उनको वोट मिल रहा है, भाई कई सारे इंडियंस भी वहाँ पे हैं जो माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो रहा ही नहीं है कि कोई देश सिर्फ उस देश के लोगों से चल रहा है, कोई भी देश सिर्फ वहाँ के नागरिकों से नहीं चल रहा, वो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व। सही बात है, बिल्कुल। जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसने जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनकी हेजेमनी को बढ़ाया है। आपने अगर 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा ना, अमेरिकन हेजेमनी, तो बिल्कुल सही चैप्टर है वो। वैश्वीकरण ने क्या किया है, विकसित राष्ट्र राज्यों के वर्चस्व को बढ़ावा दिया है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपने इराक वॉर देखी, आप किसी वॉर को देख लें जो अमेरिका ने लड़ी है, उसमें हमेशा उसको यूएनओ का सपोर्ट मिला है। ठीक है, और उसने यूएनओ ने या फिर किसी भी कंट्री ने इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की एक ऐसी छवि बनाई कि हाँ भाई अमेरिका ही सही है। ठीक है, आप चाहे इंडो चाइना वॉर को देख ले, किसी भी वॉर को आप देखें, इराक में देखें सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, मतलब अमेरिका जिससे वॉर में कूदता है उसकी एक ऐसी इमेज बना देता है वर्ल्ड लेवल पे कि हाँ भाई वो आतंकवादी है, भले उसने आतंकवाद को खुद ही जन्म दिया उसने। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पश्चिमी मॉडल को थोपना। भाई कई विद्वान मानते हैं, स्केप्टिक्स खासकर ये मानते हैं कि वैश्वीकरण का काम केवल पश्चिमी मॉडल को बाकी देशों पर थोपना है। स्थानीय परंपराओं, भाषाओं, इन सबके सामने वैश्वीकरण ने क्या किया, खतरा उत्पन्न कर दिया है। पश्चिमीकरण या सो कॉल्ड लोकतांत्रिकरण ने राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता को कम करने का कार्य किया है। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, सिर्फ हम लोग ये नहीं देख रहे कि पश्चिमी मॉडल को थोप रहे हैं, बल्कि जो डेमोक्रेसी है उसको भी थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती। डेमोक्रेसी को एक ऐसा मॉडल बताया जा रहा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई गवर्नमेंट है सबसे अच्छी, तो वो किसको दिखाया जाता है, डेमोक्रेसी को। क्यों भाई, रशिया में क्या लोग मर मिट रहे हैं? रशिया में क्या डेमोक्रेसी है? क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण जो राष्ट्रों की स्वायत्तता है, जो उनकी आत्म क्षमता है, उसको खतरा पहुंच रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र द्वारा किए गए कार्यों में व्यापक परिवर्तन आया है। वैश्वीकरण की इसी अंधी दौड़ में शामिल सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, यह तय करने का अधिकार कम कर दिया है। मतलब अब किसी भी देश का ना, किसी भी देश में जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या नहीं चाहिए, उसका देश तय नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ग्लोबल एक्टर्स तय करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों के लिए क्या अच्छा है। एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ है जिसमें राष्ट्र का जो महत्व है बहुत कम हो गया है वो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, राज्य की भूमिका में परिवर्तन। देखिए वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, राज्य की भूमिका जो उसमें चेंज आया है। ठीक है, राष्ट्र के जो रोल है, राज्य का जो रोल है नेशन का, उसमें चेंज आया है। क्या, राज्य का काम अब केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना रह गया है बस। मतलब स्टेट का काम क्या है, स्टेट का काम है सिर्फ लॉज बनाना और सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया है। वैश्वीकरण तो कहता यही है भाई कि आप राष्ट्र जो हैं वो कल्याणकारी कार्यों को छोड़ दें। मतलब वो जनता के फायदे के लिए काम ना करें, जनता के लिए फ़ायदा क्या है वो हम लोग तय कर लेंगे, हम लोग मतलब पूंजीपति तय कर लेंगे। ठीक है, बाकी सभी प्रमुख कार्य पूंजीपतियों के द्वारा सुनिश्चित किए जाने लगे हैं। इसका प्रभाव समाज के वंचित तथा पिछड़े वर्गों पर पड़ रहा है। अब देखिए ऐसे वर्ग जिनके लिए राज्य काम करता था, जिनके लिए जो नेशन है वो काम करता था, अब वो क्या कर रहे हैं, पिछड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि
उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा ये कौन तय कर रहा है? पूंजीपति। अब पूंजीपति ये गरीब लोगों के लिए सोच सकता है कभी? नहीं। तो गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डायमेंशन आता है आपका कल्चरल डायमेंशन, यानी कि सांस्कृतिक आयाम। तो वैश्वीकरण ने संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इससे क्या प्रभाव पड़े हैं देखते हैं पहले हम। सकारात्मक प्रभाव क्या है संस्कृति पर? तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसने ग्लोबल कल्चर का एक उदय किया है, वैश्विक संस्कृति का उदय किया है। ठीक है, कई विद्वान मानते भी हैं कि भाई वैश्वीकरण के कारण एक वैश्विक संस्कृति बनी है, एक विश्व संस्कृति का निर्माण हुआ है, जिसमें सांस्कृतिक रूप से पूरा विश्व जो है वो एक धागे में बन गया है। ठीक है, मतलब एक धागे में वो वैश्वीकरण ने पूरे देशों को पिरो दिया है, एक सूत्र में बांधने काम किया है। इस विचार को क्या कहते हैं? ग्लोबल विलेज या ग्लोबल समाज, ग्लोबल सोसाइटी, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट, चयन करने का अवसर। देखो वैश्वीकरण ने क्या किया है, वैश्विक लेवल पर जो चयन करने का अधिकार, चुनने का अधिकार। अब क्या नेता चुनने का अधिकार नहीं, वो तो है ही भाई, वो तो अलग बात है, लेकिन लोगों को चाहिए क्या? ठीक है, आपको क्या चाहिए? मतलब कि एक ऐसे संस्कृति का उदय हुआ है जिसमें उपभोक्ता को चाहिए क्या, इस पे प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि उपभोक्ता संस्कृति का उदय किया है। आपको कुछ भी चाहिए ना, आप बाजार में जाओ, सबसे सस्ते सामान आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी चाहिए आपको, सुई भी चाहिए, उसमें भी कंपटीशन है। आप एक जगह जाएंगे तो 1 रुपये मिलेगी, कोई आपको 50 पैसे में दे देगा। मतलब हर चीज़ में कंपटीशन आ चुका है, तो भाई फ़ायदा ही हुआ ना लोगों का। थर्ड पॉइंट, संस्कृतियों का आदान प्रदान। अब संस्कृतियों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण प्रमुख विचारों का एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में संचरण हो रहा है, जिससे संस्कृतियों का सुधार करने का एक अच्छा और बहुत सुदृढ़ अवसर मिल रहा है। ठीक है, कि कोई संस्कृति, किसी कल्चर है, किसी सोसाइटी का, वो ऐसा कल्चर है जहाँ सारे के सारे अपराधी है मान लो, तो उनको क्या मिल रहा है भाई? वो देखते हैं न्यूज़ में, हाँ भाई एक ऐसी सोसाइटी भी है जहाँ सारे लोग आइडियल रूप से रह रहे हैं। ठीक है, सारे लोग भाईचारे से रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी अच्छी ग्रो कर रही है, तो वो चेंज कर सकते हैं। आप अपना खुद का एग्जांपल लें, हम इंडियंस हैं। ठीक है, हम इंडियंस का कभी कल्चर रहा ही नहीं था जीन्स पहनने का या स्वेटर्स पहनने का, लेकिन हमने अपना कल्चर बदला। ठीक है, हम क्या पहनते हैं? जीन्स पहनते हैं। ठीक है, लोअर्स पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं। ये कल्चर क्या हमारा था? नहीं, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? वेस्टर्न कंट्रीज से। और क्यों अडॉप्ट किया? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट, विभिन्न संस्कृतियों को एक बड़ी संस्कृति में शामिल करने से जीवन में सरल चीज़ों का अधिक आनंद मिलता है। सुनने के लिए संगीत अधिक है, मतलब आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले आप देखते थे भाई अगर आपको एक ईयरफोन चाहिए तो आपको पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ता था और एक ही कंपनी होती थी, बट आजकल इतनी कंपनीज आ गई हैं ईयरफोन में कि क्वालिटी के साथ साथ आपको प्राइस में भी बहुत कम, मतलब क्वालिटी अच्छी से अच्छी मिलेगी आपको और सबसे कम दामों में। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। उपकरण भी अधिक हैं, टीवी देखो, फ्रिज देखो, एसी देखो, इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं कि आप अच्छे से अच्छी कंपनी को चॉइस देख सकते हैं। देखने के लिए मीडिया सीमित है, ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन हैं, इतने सारे टाइप के भोजन आ चुके हैं। ठीक है, पहनने के लिए कपड़े इतने सारे आ चुके हैं, मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं उसको इंक्रीज किया है ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, ऑप्शन कल्चर। फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक वैश्वीकरण दुनिया भर में विचारों, अर्थों और मूल्यों के प्रसारण को इस तरह से संदर्भित करता है जिससे सामाजिक संबंधों का विस्तार और भी गहन हो सके। इस विस्तार को तकनीकी विकास ने बल दिया, यानी कि जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण उसको बल किसने दिया है? उसको बल दिया है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने। आप फ़ोन में देखते हैं भाई, फ़ोन में देख के हम संस्कृति उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये जो PDF है ना भाई, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है संस्कृति पर? तो पहला, स्थानीय संस्कृतियों का पतन। जैसे मैंने बताया ना, आप ग्लोबल संस्कृति को अपना रहे हैं, तो आपकी जो स्थानीय संस्कृति है वो क्या हो रही है? आपसे ख़त्म हो रही है। स्थानीय संस्कृतियां जो समाज के कुछ लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं, वे धीरे धीरे इन संस्कृतियों का त्याग भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप सीरिया में देखें, लेबनान में देखें, जॉर्डन में देखें, ये देश अब अलगाव से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो रीति रिवाज है, कल्चर्स हैं, वो सब बदल दिए गए हैं। ठीक है, मतलब बदल दिए गए, अपने आप ही बदल गए, उनको पता भी नहीं चला। हम लोगों को पता भी नहीं चलता, हमारा कल्चर बदल जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, देखिए कल्चर का एग्जांपल ले ले यार, कभी हमारा कल्चर रहा था क्या वैलेंटाइन डे मनाने का, ये चॉकलेट डे, रोज़ डे, पता नहीं कौन कौन से दिन आ गए हैं, ये सब मनाने का कभी इंडिया में कल्चर नहीं था। ये सब वेस्टर्न कल्चर्स है, बट किसने अडॉप्ट कर लिया? हम लोगों ने। ठीक, गाली गलौज, टीचरों से झगड़ा, आजकल तो टीचर्स की इज्जत नहीं है। बताओ, इंडिया एक ऐसा देश था जहाँ गुरु का इतना सम्मान होता था जितना अपने माँ बाप का सम्मान नहीं होता था। सबसे पहला गुरु वही होता था जो आपको शिक्षा देता था, बट आजकल क्या है? गुरु का कोई इज्जत ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है। तो ये कल्चर हमारा नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है। सेकंड पॉइंट, सांस्कृतिक युद्ध। देखो
ये कोई आपने सुना था कल्चर वॉर, कल्चरल वॉर चल रही है यहाँ पे विश्व में, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण कई देशों के मध्य तथा देश के भीतर ही सांस्कृतिक युद्ध या सांस्कृतिक गृह युद्ध छिड़ गया है। आप एग्जांपल ले सकते हैं भाई जर्मनी का, वहाँ पे क्या हुआ, कल्चर को लेके वॉर हुई थी। नाजिज्म कहता था हमारा कल्चर बड़ा है, ज्यूस कहते थे नहीं भाई हमारा कल्चर भी तो है कुछ, बट क्या हुआ, वॉर हो गई। वॉर क्या, गृह युद्ध हो गया वहाँ पे एक तरफ का, ठीक है। सारे ज्यूस को मार दिया गया भाई, धीरे धीरे सबको हटा दिया वहाँ से। थर्ड पॉइंट है पश्चिमीकरण। कुछ विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण ने विश्व भर में केवल पश्चिमी संस्कृति को थोपने का प्रयत्न किया है। नई वैश्विक संस्कृति यानी उपभोक्तावादी संस्कृति ने राष्ट्रीय संस्कृति को पराजित कर एक नई प्रक्रिया को तेज कर दिया इसने। मतलब साफ सीधा कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण जो है वो सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन है, वो और कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर्स को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो ये टर्म दिया है ना, जो ये टर्म दिया है मैकडोनाल्डीकरण, ये दिया है जॉर्ज रिट्जर ने, ठीक है। ये समाज संस्कृति, इन्होंने एक अवधारणा दी थी जिसमें कहा गया कि वैश्विक संस्कृति पर पश्चिमी खान पान का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। आज के समय में आप देखते हैं नीली जींस, फास्ट फूड, ये सब क्या है, ये सब खान पान की संस्कृति हमारी नहीं थी, ये पहनावे की संस्कृति हमारी नहीं है। तो इसी को कोड करते हुए जो जॉर्ज रिट्जर हैं ये कहते हैं कि भाई मैकडोनाल्डाइजेशन हो रहा है, मैकडोनाल्डाइजेशन, ठीक है, मैकडोनाल्डीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण ही अंग्रेजी भाषा की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है तथा शिक्षा व्यवस्था भी पश्चिमीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, किस मामले में, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा क्या थी, हिंदी थी। क्यों बोल रहा हूँ मैं भाई, कहने के लिए मातृभाषा हिंदी है हमारी बस। आप अपने ही देश में अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आपको पिछड़ापन का शिकार होना पड़ता है। कई लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर अगर आप हिंदी बोलते हैं तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा कल्चर बन गया कि आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है समाज में। आप कहीं भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं या नेशनल कंपनी में चले जाएं भाई, लोकल कंपनी में, आपको वहाँ पे इंग्लिश आनी ही चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण जो एक विद्वान है नेवर्सन पीटरसन, वो इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वो कहते हैं भाई जो ग्लोबलाइजेशन है इसने हाइब्रिडाइजेशन के विचार को प्राथमिकता दी है, जिसके अनुसार संस्कृतियों का मिश्रण राष्ट्रवाद को मिटा रहा है। मतलब जो संस्कृतियां हैं ना वो आपस में मिल तो रही हैं, बट इससे क्या हो रहा है, इससे राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो रही है, नेशनलिज्म की भावना खत्म हो रही है। देश अपने नेशन के बारे में नहीं सोच रहा, देश जो लोग हैं वो अपने नेशन को छोड़ के वर्ल्ड लेवल पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इससे जो नेशनलिज्म है उसका अभाव हो रहा है, उसकी भावना का। वह कहते हैं कि वैश्वीकरण से विश्व में केवल पूंजीवादी संस्कृति को ही प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसने राष्ट्रों के स्वायत्त संस्कृति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। मतलब राष्ट्र जो है वो स्वायत्त रहे ही नहीं है, वो अपने फैसले खुद नहीं ले रहे, ग्लोबल लेवल पे फैसले लिए जा रहे हैं। लोग हैं उनकी भावनाएं खत्म हो चुकी है राष्ट्र के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो है प्रौद्योगिकी का, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। वर्तमान युग में वैश्वीकरण को जिस चीज़ ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वो है वैश्विक प्रौद्योगिक विकास। मतलब वैश्वीकरण को फैलाने में जो मेन रोल है ना वो प्रौद्योगिकी का ही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ही है। इसका उदय ही जो हुआ था विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हुए विकास के कारण हुआ। ग्लोबलाइजेशन आया ही इसी से था, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव। पहला प्रभाव पड़ा विश्वव्यापी संपर्क। देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जब प्रौद्योगिकी में डेवलपमेंट हुए तो इसने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया सूचना के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। आप देखेंगे भाई आप ग्लोबल लेवल पे आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में, मेरे हो सकता है कोई व्यूअर बैठा हो अमेरिका में, ठीक है, कोई व्यूअर जापान में बैठा हो, कहीं बैठा हो। तो क्यों, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि भाई आप वहाँ बैठ के दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी, मोबाइल की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब देखो इसे कई इतिहास कहते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने ग्लोबल विलेज की स्थापना की है। एक ऐसा विलेज जिसमें सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, भौतिक दूरी का अल्पीकरण, यानी कि फिजिकल जो डिस्टेंस है ना उसको कम कर दिया इसने। आपको पहले अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं रहता ना दूर तो आपको उसके पास जाना होता था, ठीक है। अगर आप उसके पास नहीं जाते तो आपका उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। बट आजकल क्या है, अगर आप उसके पास नहीं जा रहे हैं भाई, टेलीफोन है ना, टेलीफोन कर लो, सालों साल उससे मिलते ही नहीं है अब हम लोग। क्यों, टेलीफोन कर लेंगे हम उसको, मोबाइल पे मैसेज भेज देंगे उसको, इंटरनेट सिस्टम है भाई, मेल कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई है, इन चीज़ों ने आके जो फिजिकल डिस्टेंस है लोगों के बीच में उसको कम कर दिया है। थर्ड पॉइंट, सूचना के क्षेत्र में क्रांति, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में।
वैश्वीकरण ने सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया है। दूर दराज के क्षेत्रों की सूचनाएं मीडिया, टीवी, रेडियो, इन सब के माध्यम से आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके में फैल जाती है। सच बात है, अब यूक्रेन में वॉर हो गई, आपको 1 सेकेंड नहीं लगा, आपको तुरंत पता चल गया। क्यों? कहाँ देखा आपने? यूक्रेन में जाके नहीं, आपने टीवी ऑन किया, मोबाइल ऑन किया, देखा, भाई न्यूज़ आ गया आपके पास। तो क्यों आई? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्सपेंड कर गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक्सपेंड कर गई है। अब आपको सूचना 1 सेकेंड नहीं लगता, आपको दूसरे देश की सूचना अपने देश में बैठ के प्राप्त हो जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं, इनका यूज़ कर हम कहीं की भी सूचनाओं को तुरंत जान सकते हैं। इन शॉर्ट हो गया, NVT हो गया, कुछ भी देखें आप। ठीक है। 4th पॉइंट, राष्ट्र की क्षमता बढ़ी है। कैसे? प्रौद्योगिकी के विकास ने राष्ट्रों की क्षमता को बढ़ाया है। राष्ट्र अपने अनिवार्य कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमण, ये सब कार्य जो है इनका प्रबंधन प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग AI सिस्टम को देख सकते हैं। रोबोटिक्स के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर जो देश हैं वो अपने सेनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्र के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको, उनमें भी राष्ट्र को करने में अब अच्छा ही महसूस हो रही है, मतलब तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है। 5th पॉइंट, स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास का प्रभाव स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र में दिखाई देता है। आपको कोई बीमारी अगर इंडिया में है ना, आप उसके डॉक्टर आपको इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसको दिखाने के लिए अमेरिका जा सकते हैं या अमेरिका से डॉक्टर यहाँ बुला सकते हैं। अब ये इसीलिए तो भाई पॉसिबल हो पाया बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे भाई वैक्सीन जैसे इंडिया में बनी तो बाहर भी एक्सपोर्ट हुई। ठीक है, बाहर के देशों में उसको यूज़ किया गया, लोग उससे ठीक हुए। ठीक है, इसका प्रभाव हमें कृषि, परिवहन, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो वैश्वीकरण के मतलब बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव। पहला पॉइंट है साइबर क्राइम। भाई इससे तो मतलब कोई बच ही नहीं पाया है। आजकल आप देखेंगे आपका लोकल फेसबुक अकाउंट वो तक हैक हो जाता है और 1 मिनट नहीं लगता आपको। आप बैठे बैठे आपके घर से आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई आपके पैसे गायब हो गए। पहले तो OTP आगे गायब होता था, अब तो पता नहीं चलता, OTP भी नहीं आता अब। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न सूचना क्रांति को इस दौर में साइबर क्राइम या सूचना व प्रौद्योगिकी के द्वारा होने वाले आर्थिक अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई जो नेक्स्ट युद्ध होगा ना अब वो सूचना प्रणाली के रूप में ही होगा। ठीक है, विश्व युद्ध, साइबर युद्ध हो सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब अब जो वर्ल्ड वॉर होगी वो साइबर वॉर हो सकती है। क्यों? आप बैठे बैठे भाई अब दूसरे देश की सूचना चुरा सकते हैं। अभी देखो चाइना में बैठ के एक आदमी ने क्या किया था, हमारे एम्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको लीक कर दिया था, उसके डेटा को चुरा लिया था। लीक नहीं किया था, तो चुरा लिया था उसके डेटा को। बताओ वहाँ कहाँ बैठा है वो, यहाँ बैठ के उसने अपने घर बैठे बैठे यहाँ के डेटा को उसने लीक कर दिया, चुरा लिया। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर दुश्मन देश जो है वो दूसरे देश की समूची रक्षा प्रणाली को घर बैठे बैठे ध्वस्त कर सकते हैं। आप देखोगे भाई एक मोबाइल, बस एक मोबाइल चाहिए आपको, मोबाइल बम आ गया अब तो। ठीक है, सोच सकते हैं भाई कैसे कैसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट जो है उससे घातक परिमाण हो रहे हैं। अब देखो इसका दूसरा जो इम्पैक्ट है वो आतंकवाद का प्रसार है। इतना जो टेररिज्म आप देख रहे हैं ना भाई, ग्लोबलाइजेशन से पहले इतना टेररिज्म नहीं था। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है टेररिज्म और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको तो मिलेगा नहीं भाई, आतंकवादियों को भी मिलेगा। अब आतंकवादी के हाथ में एक बार टेक्नोलॉजी बस आ जाए ढंग वाली, वो क्या करेगा, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है ना वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं करेगा, आपको तबाह करने के लिए ही करेगा। आप देखो आतंकवादी ऐसे ऐसे बम बना रहे हैं कि बस चुटकी बजा दी, बस फू ब्लास्ट हो गया भाई, ऐसे ऐसे बम बन रहे हैं। ठीक है, आतंकवादियों ने तकनीकी का प्रयोग कर जनमानस को खतरा पहुंचाने वाले नवीन उपकरणों का निर्माण किया है। सैटेलाइट फ़ोन, वो आपके इंफॉर्मेशन पूरी लीक कर देते हैं। ठीक है, आप बैठे यहाँ पे, मान लो इंडियन आर्मी है, यहाँ पे कुछ बात करेगी ना फ़ोन पे, तो ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठे बैठे आपकी इंफॉर्मेशन सुन लेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का इस्तेमाल कर आतंकवादियों ने आतंक फैलाने के लिए किया है इन सब का प्रयोग। ठीक है, मोबाइल बम आ गए आजकल, आप बटन दबाएंगे तुरंत फट जाएगा वो। टाइम बम, सोचो कैसे कैसे बम बन गए हैं। इनका उपयोग अगर इन लंगूरों के हाथ में आ गया था, ये मशीनें इन लंगूरों के हाथ में आती हैं, ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं। 3rd पॉइंट है पर्यावरण को शरण।
देखो, वैश्वीकरण के युग में तेजी से बढ़ रहे विज्ञान तथा तकनीकी के विकास की कीमत सबसे घातक रूप से पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। आप देखो, जैसे अब आपने रोबोट 2.0 देखी होगी, उसमें क्या दिखाया गया है, जो टेक्नोलॉजी है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किससे पड़ रहा है, बर्ड्स पे। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं यार, आप आसमान में देखेंगे पहले जितने आपको कौवे कबूतर ये सब दिखते थे, बहुत कम दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो रेज़ है वो इतनी सारी जनरेट हो रही है कि एयर बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, एक ऐसा प्रदूषण, जो टेक्नोलॉजी है एक ऐसा प्रदूषण जनरेट कर रही है जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग को प्रभावित करता है और इन बेजुबानों की जीवन को। ठीक है, कैंसर की बीमारी इतनी सारी निकल रही है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण। क्यों? आप देखेंगे भाई घर घर में आपको फ्रिज, एसी ये सब मिल जाएंगे। अब फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। एसी से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें क्या कर रही हैं, ये सब प्रदूषित कर रही है वातावरण को। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो अगर नेचर को नुकसान होगा तो भाई लोग ये नहीं सोचते कि हमें उसका नुकसान है, हमें भी तो उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के अंधी दौड़ में लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। अब पेड़ रहेंगे नहीं तो भाई कार्बन कौन ऑब्जर्व करेगा, हमें तो उसका नुकसान करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव समूचे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा क्षेत्र पर प्रभाव। अब चिकित्सा क्षेत्र वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो आप देखेंगे भाई आजकल जो लैब में टेस्टिंग हो रही है, आप कोरोना देख सकते हैं कहाँ पे जनरेट हुआ, चाइना में। चाइना के एक लैब में बना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व में फैल गया। मतलब जो बीमारी है उसका भी वैश्वीकरण हो रहा है, बीमारी भी एक जगह की बीमारी नहीं रह गई है, वो एक जगह फैलती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा और लास्ट पॉइंट, नौकरी की सुरक्षा का भाव। ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रौद्योगिकी ने नौकरी की सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रौद्योगिकी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों को अपने पेशे में होने वाले परिवर्तनों के साथ बने रहने की आवश्यकता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी जल्दी जल्दी एडवांस हो रही है कि वर्कर्स को उसके साथ साथ अपडेट होने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं हो पाते हैं अपडेट उसके साथ तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। और बढ़ते जो ये कंपटीशन है इसके कारण व्यक्तियों को वेतन को भी कम कर दिया गया है व्यक्तियों के। मतलब एक आदमी है वो सैलरी ले रहा है 20,000, अब दूसरा आदमी आता है कहता है मेरे को 15,000 में ये काम कर लूँगा मैं, तो मालिक क्या करेगा, उसको हटा देगा 20,000 वाले को। तो जो इनकम है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है हमारा ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स अभी रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ भाई, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये ऑल माइटी पॉइंट्स नहीं है, मतलब ये तो है ही पॉइंट्स, इनके अलावा भी कई पॉइंट्स अगर आप खुद दिमाग लगाएंगे ना तो आपको सारे पॉइंट्स आप खुद लिख लेंगे पेपर में। तो आपके पेपर में कोशिश करो कि ये पॉइंट्स तो रहे या रहे आपके, और भी आप खुद से कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर पाओ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को नीचे से जाएं और डाउनलोड कर लें उसको, हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, कमेंट करके बता देना भाई, एप्रिशिएशन देना हो तो वो भी दे देना, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।